Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Very warm welcome to all of you. Today I'm here to teach you a very important era in the history of English literature, that is the Romantic Age. Hanji, you know very well that history of literature is in the chronological sequence of different ages in which Romantic Age is one of that age. So today I'm here to tell you about the Romantic Age, its important features, its important authors. Inshallah, it would be very informative lecture. So let's get started. So we would discuss first of all about the Romantic Age. But before that, you must know about the order of the history of English literature कि सबसे पहले कौन सा एरा था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया. इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल्ड वीडियो होगी. बट इन शॉर्ट अभी रिवीजन के लिए बहुत से लोगों को पता होगा, बट इन शॉर्ट अभी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या था. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले एंग्लो सैक्सन और रोमन थे, ठीक है. लेकिन सॉरी, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन थे, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा पार्ट है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही वैलिड है और जिसको आज भी हम लोग एक तरह से गाइड लेके चलते हैं. तो वो कौन सा एरा था, वो कौन सा टाइम पीरियड था? डेफिनेटली वो थे ग्रीक्स एंड रोमन, ठीक है. ग्रीक्स एंड रोमन में बहुत ही अच्छे पोएट्स और राइटर गुजरे हैं. जैसे कि ग्रीक में आपको पता होगा, ग्रीक में होमर का एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिक पोएट वो गुजरे हैं, ठीक है. होमर ने क्या लिखी थी? होमर ने ओडिसीज लिखी थी, ठीक है. ओडिसीज उन्होंने एक पोएम लिखी थी. डेफिनेटली इसी तरह वर्जल ने भी, वर्जल कहाँ से बिलोंग करते थे? वर्जल रोमन से बिलोंग करते थे. रोमन जो थे उन्होंने एनियड लिखी थी. तो इन लोगों ने अपनी एक बहुत ही शानदार पोएम्स लिखी हैं जिनको बेस बनाकर बाकी के आने वाले इंग्लिश पोइट्स ने इनको बहुत ही उनसे क्या किया, फ़ायदा उठाया. तो अब उसके बाद क्या टाइम पीरियड चलता है? उसके बाद एंग्लो सैक्सन आते हैं, फिर एंग्लो नॉर्मन, फिर उसके बाद एक रेनेसा का टाइम पीरियड चलता है. एंग्लो सैक्सन फॉर ऑलमोस्ट 450 टू 1066 तक चलता है. ये आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं. ये आपको मैं रफली बता रही हूँ साथ साथ, ताकि आपके माइंड में एक स्केच बन जाए कि हम लोग रोमांटिक एरा तक कब तक पहुँचे और कैसे चलते चलते हम इस एरा तक आते हैं, ताकि एक आपके माइंड में एक सीक्वेंस बन जाए एरा का. तो एंग्लो सैक्सन जी कब से कब तक रहा? ऑलमोस्ट 450 टू 1066. फिर 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग होती है, जिसपे विलियम द कंकरर आता है और एंग्लो नॉर्मन एरा स्टार्ट होता है. तो एंग्लो नॉर्मन एरा कब से कहाँ तक रहता है जी? 1066 टू 1500 तक. उसके बाद स्टार्ट होता है रेनेसा. रेनेसा आपके पास स्टार्ट होता है 1500 टू 1660. रेनेसा भी डिफरेंट फर्दर डिवाइडेड है, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो. तो रेनेसा को आप देख लें 1500 टू 1660. सो आफ्टर दैट देयर इज एन एरा ऑफ न्यू क्लासिकल एज जो कि लास्ट करता है 1660 टू 1798 तक, ठीक है. 1798 इज एन वेरी वेरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होते हैं. कौन करवाता है उनको? उनको पब्लिश करवाते हैं जी टू फ्रेंड्स. वो कौन से फ्रेंड्स होते हैं आपको ज़रूर पता होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. वो लिरिकल बैलेट्स जो पब्लिश होते हैं, तो उन बैलेट्स की पब्लिकेशन से ही हमारा रोमांटिक एरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. रोमांटिक एरा कब से कब तक रहता है? 1798 टू 1830. और क्वीन विक्टोरिया रेड करती है, हुकूमत करती है. बच्चों ये मैंने आपको एक बहुत ही रफली सा बता दिया, सिर्फ इसलिए कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए, एक स्केच बन जाए कि हम रोमांटिक एरा तक कैसे कैसे पहुँचते हैं. इसके बाद फिर आपका विक्टोरियन एरा स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद आपका उसके बाद रोमांटिक एरा के बाद आपका कौन आता है? जो विक्टोरियन एरा, जिसमें क्वीन विक्टोरिया रेन करती है. सॉरी मैंने अगर आपको कुछ पहले कुछ और बताया है तो अब दोबारा से सुन लें. 1798 से क्वीन विक्टोरिया रेन करती है जो कि 1830 तक रहती है. फिर उसके बाद जी विक्टोरियन एज के बाद आपके पास आती है
1830 टू 1901 आपकी विक्टोरियन एज आती है। फिर उसके बाद आपकी आती है मॉडर्न एज स्टार्ट होती है। तो मॉडर्न एज जब स्टार्ट होती है तो वो रहती है 1945 तक ऑलमोस्ट। उसके बाद 1945 टू टिल डेट आपके पास जो एरा रहता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, अभी हम जो एरा चल रहा है इसको क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो चलें जी दोबारा वापस आते हैं टॉपिक पे जो कि हमारे पास है रोमांटिक एरा। तो रोमांटिक एज की डेट आई होप सो इट्स क्लियर टू यू 1798 टू 1830। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उस वो टाइम पीरियड जो वो जो क्वालिटीज़ जो फीचर्स हैं रोमांटिक एरा के वो 1798 से स्टार्ट हुए थे। नहीं, हमारे पास प्री रोमांटिक्स भी मौजूद हैं। 1798 से पहले काम लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, रोमांटिक हैज़ कम टू मीन बेसिकली टू थिंग। जब भी हम रोमांटिक वर्ड हमारे सामने आता है, हमारे जहन में आता है, तो क्या होता है जी, एक ही बात होती है कि शायद जो कि एक मैन और वुमेन का लव होता है उस पर ही ये बात बेस्ड करती है। बट नहीं, देयर इज आल्सो एन अदर मीनिंग। पहला मीनिंग तो ये है ना, द लव और पोटेंशियली लविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन और वुमेन। बट दूसरा रिलेशनशिप है अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट लुक बियॉन्ड और इग्नोर्स द वर्ल्ड एट इट इज़ एंड परसीव अ विजनरी वर्ल्ड। हम ऐसी अपनी ऐसी नज़र से देखते हैं जो कि हमें सिर्फ अपनी नज़र से बियॉन्ड चीज़ें दिखाई देती हैं। हम अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करने के साथ साथ अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और आइडियाज़ परसीव करते हैं। आपसे कोई पूछे तो रोमांटिसिज्म क्या मूवमेंट थी, तो रोमांटिक मूवमेंट वाज अ लिटरेरी मूवमेंट एंड अ प्रोफाउंड शिफ्ट। एक शिफ्ट थी जी इन सेंसिबिलिटी में विच टुक प्लेस इन ब्रिटेन। कहाँ पे हुई थी जी ये, ब्रिटेन में। एंड थ्रू आउट यूरोप, कहाँ पे जी, पूरे यूरोप में भी थी। फ्रॉम 1770 टू 1848। एग्जैक्ट डेट कौन सी है जी, 1848। आगे चले, आगे देखते हैं जी कौन कौन से यहाँ पे हमें किस तरह इंटेलेक्चुअली था, किस तरह पॉलिटिकली था। तो ये सारा बैकग्राउंड एक तरह से सराउंडिंग क्रिएट की जा रही है। तो इंटेलेक्चुअली इट मार्क अ वायलेंट रिएक्शन टू द इनलाइनमेंट। क्या हुआ जी, एक इनलाइनमेंट में एक वायलेंट रिएक्शन था इंटेलेक्चुअली अगर हम बात की जाए। लेकिन पॉलिटिकली थोड़ा सा चेंज था। आपको मैंने बताया है कि दोबारा से सुन लें कि इस एज को, रोमांटिक एज को एज ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशंस, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी टाइम पीरियड में हुआ था। तो पॉलिटिकली इट वाज इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशंस इन अमेरिका एंड फ्रांस एंड पॉपुलर वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन पोलैंड, स्पेन, ग्रीस एंड एल्सवेयर। तो डेफिनेटली सोच लें, ऐसा एरा चल रहा था जब वॉर्स हो रही थी, रेवोल्यूशंस हो रही थी। तो इंसान इसके जा रहा होगा। ठीक है, कि हम यहाँ पे इस टाइम से थोड़ा सा साइड पे चले जाएं, इस सारी रियलिटीज़ को इग्नोर करके इमेजिनेशन की लैब में चले जाएं। तो सोशली कैसा था जी, सोशली इट championed progressive causes throughout. When these were frustrated, it produced a bitter, gloomy and despairing आउटलुक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपके आसपास रेवोल्यूशंस चल रही हो, वॉर्स चल रही हो, तो इंसान, पोइट्स स्पेशली यही चाहेंगे ना कि वो अपनी पोइट्री लिखें, ऐसी पोइट्री जिसमें वो अपने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाएं। और डेफिनेटली जब रीडर पढ़ेगा तो वो भी उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाएगा। द रोमांटिक एज बिगेन इन 1798 when William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge published lyrical ballads and ended in 1832 when Walter Scott died। और कब एंड हुआ, जब वॉल्टर स्कॉट की डेथ हो गई 1832 में। तो आपको एग्जैक्ट पता चल गया, ये बात मैंने आपको पहले बताई। अब कुछ डेफिनेशन है बच्चों, ये आपने देख लेनी है, बहुत ही इजी है। लिटरेचर डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर्स इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म। इमोशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस था और इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस था। लिबरलिज्म की बात हो रही है जी, लिबरलिज्म इन लिटरेचर, आज़ादी थी थॉट्स की, सोच अपनी अच्छे से सब्जेक्टिव ओपिनियन प्रेजेंट किए जा सकते थे। Imagination, emotions, and freedom were certainly the focal points of Romanticism. Romanticism stresses on self-expression and individual uniqueness. अपने आप जो एक इंसान फील कर रहा था उस एक्सप्रेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी उसको, और इंडिविजुअल यूनिकनेस के ओवरऑल एक सोसाइटी की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक इंसान की, उसकी सोच की बात हो रही थी कि वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है। जी नेक्स्ट आपकी स्लाइड है जी, रोमांटिसिज्म वाज अ शिफ्ट। क्या था वो, एक शिफ्ट था फ्रॉम क्लासिकल एज टू
रोमांटिक एज, मैंने आपको बताया कि रोमांटिक एज से पहले कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, दैट वाज न्यू क्लासिकल एरा। ठीक है, न्यू क्लासिकल एरा 1660 टू 1798 तक रहा। उसमें पोप, ड्राइडन, ये सारा कुछ, ये सारे राइटर्स आपको मिलते हैं। तो वो क्या था, एक तरह से क्लासिकल एज थी, और वहाँ पे रीज़न को बहुत ज़्यादा फोकस थी, बहुत ज़्यादा फोकस थी रीज़न के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन रोमांटिक एज में ऐसा नहीं था। रोमांटिक एज में क्या था जी, वहाँ पे इमेजिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सिमिलरली क्लासिकल एज में अर्बन सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, लेकिन रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा रूरल सेटिंग को, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ बेस्ट एग्जांपल आपके पास, वो रस्टिक लाइफ को, रस्टिक पीपल को बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। सिमिलरली पब्लिक यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोइट्री का डिफरेंस आ जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा बात की जाती थी, ऑब्जेक्टिव वे में लोगों की, सोसाइटी की बात की जाती थी। लेकिन सब्जेक्टिव पोइट्री कब थी, रोमांटिसिज्म में, रोमांटिक एज में थी, जब इंसान अपने बारे में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता था। लास्ट पॉइंट है कंसर्न, क्लासिकल एज कंसर्न विद द साइंटिफिक एंड मंडेन। मंडेन होता है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जो आप इर्द गिर्द दुनिया के बारे में बात करना, साइंस के बारे में बात करना, प्रोग्रेस के बारे में बात करना। लेकिन इन रोमांटिक एज इंटरेस्ट इन द मिस्टीरियस एंड इनफाइनाइट, बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड रीजन, इमेजिनेशन की बात करना। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखें, रोमांटिसिज्म इंक्लूड्स, अब इस पहले डिफरेंस था रोमांटिसिज्म का और क्लासिकल एज का, बट नाउ ओवरऑल आपको रोमांटिसिज्म के फीचर्स दिख बताए जा रहे हैं। सब्जेक्टिविटी, जैसे पहले हमने देखा, स्पॉन्टेनिटी, एक फ्लो को बोलते हैं। ठीक है, आगे हम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन देखेंगे पोइट्री की, उसमें भी आपको समझ आएगी। फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, रूल्स की कोई बॉन्डेज नहीं थी। ठीक है, सॉरी, तो क्या था जी, रूल्स नहीं, जो इंसान को फील कर रहा था वो वही लिखता था। देन ब्यूटी, सुपीरियोरिटी, तो ब्यूटी की बात हो रही है। सॉलिटरी लाइफ, इमेजिनेशन, फिर अगेन बात पावर सुपीरियर टू रीज़न, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर, नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल थी किसमें, रोमांटिसिज्म में। देन अगेन मिथ्स एंड मिस्टिसिज्म, मैंने सबसे पहले बात की ग्रीक्स और रोमन में होमर और वर्जिल थे, उनकी जो एक तरह से मिथ्स थी। ठीक है, उनकी जो, उनसे रिलेटेड जो जो बातें थी, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था और उनको फॉलो किया जाता था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रोमांटिसिज्म इज करेक्टराइज्ड बाय द 5 आईज। किसकी बात हो रही है, 5 आईज। आप इसको जब पेपर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इमेजिनेशन, आइडियलिज्म, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, इंडिविजुअलिटी। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर है। इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन इज बेसिकली इल्हाम, आपको आमद होती है, आपको फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, 5 आईज है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएस इंग्लिश में कि पोइट्री के पेपर में, रोमांटिक पोइट्री के पेपर में, एम इंग्लिश की रोमांटिक पोइट्री के पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऐसा क्वेश्चन देती है, और 16 मार्क का और 20 मार्क का ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर है, अगर आप ये सब कुछ लिखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी, इससे पहले हमने देखे थे फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, दिमाग में इस बात को क्लियर करें, फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। और अब हम क्या कर रहे हैं, उस एरा के फर्दर करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ स्लाइड्स आएंगे जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफिकली पोइट्री की बात करेंगे, तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एरा, नंबर 1 इज कॉमन मैन एंड चाइल्डहुड ओवर अर्बन सोफिस्टिकेशन। आम इंसान की बात की गई। ठीक है, आम इंसान को फोकस दिया किया गया, आम इंसान की प्रॉब्लम, उसकी खुशियाँ, उसके दुख, उसकी बातों को ज़्यादा फोकस किया। चाइल्डहुड के बारे में बात की गई, बचपन, बचपन की मासूमियत के बारे में बात की गई। ओवर अर्बन, अर्बन सोफिस्टिकेशन को भुलाया गया। ठीक है, अर्बन शहरी ज़िंदगी को, उसकी सोफिस्टिकेशन, उसकी जो कहते हैं ना एक तरह से, उसकी सारी जो चीज बातें थी उससे रिलेटेड, उसको भुलाया गया, उसको डोमिनेट, उस पर डोमिनेट किसने किया, चाइल्डहुड ने और कॉमन मैन ने। सिमिलरली इमोशंस ओवर रीजन, हम इस बात को बार बार कह चुके हैं कि जो हम फील करते हैं उनको पोइट्स ने लिखने की कोशिश की, राइटर्स ने लिखने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं देखा कि रीज़न क्या है, रीज़न क्या कहता है, अक्ल क्या कहती है, नहीं, उन्होंने क्या है, रूह को एक तरह से रूह की तस्कीर के लिए
करने की कोशिश करने की ट्राई की, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन ऑफ पोइट्री है, ठीक है। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज द गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। क्या है जी? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जिसको कोई ब्रेक नहीं होता, जिसको कोई दरम्यान में ब्रिज, यानी कि जिसको कुछ रोक नहीं सकते। एक फ्लो है जो चला जा रहा है, जिसको कुछ स्टॉप, अनस्टॉपेबल है, ठीक है। पावरफुल इमोशन जो आप फील करते हैं, जो आप उसको महसूस करते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देखती हूँ क्लास में कि आप किसी एक फ्लावर को देखते हैं, फूल को देखते हैं, तो आप उसको अपने माइंड में, एक आम इंसान देखेगा, तारीफ करेगा, गुजर जाएगा, बट एक जो पोएट है, जो सेंसिटिव पोएट है, वो उसको फील करेगा, घर जाएगा, उसको दोबारा सोचेगा, फिर जो उसको फीलिंग आएंगी उस पर वो एक पूरी पूरी पोएम लिख सकता है। तो वो जो फीलिंग्स होंगे वो काफ़ी पावरफुल होंगे, जो उसके माइंड को अपील करेंगे। दैट्स वाई वो एक अच्छी सी पोएम लिख सकता है। थ्री, नेचर ओवर आर्टिफिशियल। नेचर को ज़्यादा फोकस हासिल था, आर्टिफिशियलिटी को बिल्कुल नहीं था। नंबर फोर इज द इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी। अगेन वही बात, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा फोकस था, एक इंसान, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस को ज़्यादा फोकस था, बजाय ये कि पूरी सोसाइटी की बात की जाए या उसको ध्यान में रखा जाए। नंबर फिफ्थ, इमेजिनेशन ओवर लॉजिक। अगेन वही रीज़न और लॉजिक की बात आ गई। अब जी आपके पास है कॉमन फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। माइंड में बात रखें, पहले हम रोमांटिक एरा, रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे, अब हम सिर्फ स्पेसिफिकली पोइट्री की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है जी? रोमांटिक्स कल्टिवेटेड इमेजिनेटिव फ्रीडम। कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं थे, जैसे कि क्लासिकल एरा में था कि राइम मीटर ये सब कुछ होना ही होना है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्रीडम थी। वैरायटी ऑफ पोएटिक फॉर्म, जो भी फॉर्म्स थी, जो भी पोएम लिखी जा रही थी, उनमें वैरायटी थी, वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं लिखी जाती। जैसे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एपिक होती है, ओड होती है, सोनेट्स होते हैं, बैलेड्स होते हैं, तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो रोमांटिक पोइट्री में क्या था जी? फॉर्म्स थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, क्लासिकल एज में, रोमन ग्रीक में सिर्फ एपिक्स ही मोस्टली लिखी जाती थी। अगेन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा फीलिंग इंडिपेंडेंस थी, एक तरह से लिबर्टी थी। देन अगेन ऑल द पोएट्स एक्सेप्ट ब्लेक, विलियम ब्लेक एक्सेप्शनल है। इंशाल्लाह इस पे पूरी मैंने एक वीडियो बनानी है, वो मैं आपको सेंड करूँगी विलियम ब्लेक की इंट्रोडक्शन पे। सो डिस्क्राइब द नेचुरल इन्वायरमेंट। मोस्टली पोएट्स कैसे थे? उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया। अगेन दे टेंडेड टू यूज लैंग्वेज विद मोर फ्रीडम एंड इनफॉर्मेलिटी। सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई ताकि सिंपल लोगों को समझ आ सके। वर्ड्सवर्थ का यही पॉइंट था कि सादा ज़बान को इस्तेमाल की जाए ताकि सादा लोग उसको समझ सके, रस्टिक पीपल उसको आसानी से समझ सके। Again, they were profoundly affected by the great historical fact and of the French Revolution. French Revolution के क्या थे? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ठीक है। ये सारे जो फैक्ट थे, पॉइंट्स थे, इनको हम पोइट्री में देख सकते हैं। डीपली इंटरेस्टेड इन द बोथ लाइफ एंड आर्ट्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट राइटिंग पोइट्री, ठीक है। पोइट्री का जो एक प्रोसीजर था लिखने का, उससे रिलेटेड भी पोएम्स लिखी गई थी। अब जी थीम्स और फॉर्म्स की बात आ रही है। रोमांटिक थीम्स कैसी थी? नेचर, लव, हिस्ट्री, ठीक है, ये थीम्स थी, जो हाईलाइटेड थीम्स थी। फॉर्म्स कौन कौन से थे? किस फॉर्म में पोएट्री लिखी जा रही थी? जैसे मैंने आपको बताया लिरिक्स। जो एक लिरिक क्या होती है? एक पोएम होती है, इसमें आपको अक्सर सॉरी एक पोएम होती है, छोटी भी हो सकती है, लेंथ में ज़्यादा भी हो सकती है। बैलेट्स कैसे होते हैं? जिसमें एक सॉन्ग की फॉर्म में पोएम होती है, और मोस्टली उसमें स्टोरी लिखी जाती है। लिरिक में आपको राइम और मीटर के भी मिलता है इफेक्ट। देन इंशाल्लाह इन सब भी फॉर्म्स में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। सोनेट्स क्या होते हैं? सोनेट्स 14 लाइन की पोएम्स होती हैं, और इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मोस्टली लिखे जा रहे थे, ठीक है। ये कौन से थे? फॉर्म्स। और साथ जो आपके हैं दूसरा पॉइंट, वो कौन सा है? थीम्स का। अब जी कुछ जनरेशन पोएट्स की बात हो रही है, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ कोटेशंस हैं, जो कुछ लाइंस हैं, जो अक्सर जो आपका एग्जामिनर है, वो आपको, पेपर सेटर जो होते हैं, वो आपको ऐसी लाइंस दे देते हैं कि इनको एक्सप्लेन करें। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल वी नो ऑन अर्थ,
आर यू नीड टू नो। तो ये चीज़ जो है जी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्स है। देन अगेन इसकी डेफिनेशन दी गई है पोइट्री की। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको राइटर्स के बारे में बताऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।